सर बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत 24 के इस मंच पर, जहां पर हम बात कर रहे हैं न्यू विजन ऑफ उत्तर प्रदेश की। तो सबसे पहले इसी न्यू विजन ऑफ उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। जब हम न्यू विजन की बात कर रहे हैं तो इस नए उत्तर प्रदेश को आप कैसे देखते हैं, कहां पर देखते हैं, इसकी क्या खासियतें आप देखते हैं जिनको और ज्यादा प्रमोट करने की आवश्यकता है? देखिए, उत्तर प्रदेश बड़ी तेजी से बदला है और विगत अगर कहा जाए तो 2017 के बाद जो विगत 7 साल का दौर अंतराल रहा है, हमारी प्राथमिकताएं बदली हैं। आज वो उत्तर प्रदेश अब नहीं है जिसमें लालटेन लेकर रात को चलना पड़ता था। आज वो उत्तर प्रदेश नहीं है जिसमें सूरज के डूबने पर लोग, महिलाएं गांव की हाथ में लोटा लेकर सड़क के किनारे बैठकर लघु शंका करती थी। आज वो उत्तर प्रदेश नहीं है जहां गांव में बिजली का खंभा गिर जाए तो एक अनोखी सी एक खुशी की लहर होती थी। नहीं आ रही बहुत बहुत दिनों तक। लेकिन अब जो है बदला हुआ उत्तर प्रदेश में सड़क में गड्ढा या गड्ढे में सड़क का उल्लेख नहीं होता। 17 एक्सप्रेसवे यहां पर बने हैं। यहां पर आज 6 मेट्रो आसपास बनी हैं। आज अगर आप देखो तो 2 हवाई अड्डे थे, आज 20 हवाई अड्डों पर काम चल रहा है। पहले 2 या 3 मेडिकल कॉलेज थे, आज 75 जिलों में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज यहां पर बन रहा है। कुछ विश्वविद्यालय रहे होंगे, आज अगर पूरा लखनऊ में ही केवल ले लो आप तो ये एजुकेशनल हब बन चुका है। पूरे उत्तर प्रदेश में अगर आप देख लो तो मैं समझता हूँ 50 से ऊपर विश्वविद्यालय खुल चुके हैं। हर जगह पर डिग्री कॉलेज है। तो मैं कह सकता हूँ कि बदला हुआ उत्तर प्रदेश है। इन्वेस्टमेंट मीट होता है तो यहाँ पर पूरे भारतवर्ष से नहीं, दुनिया के कई देशों से अपना लोग आते हैं और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। भारत में पर्यटन की आय बहुत कम रही है। स्विट्जरलैंड ऐसा देश में जहां 90% आय, सिंगापुर की 90% आय टूरिज्म पर है। उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड के चले जाने के बाद जो पर्यटन की आय थी वो काफी कम हो गई थी। लेकिन धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से जो प्रधानमंत्री जी की और मुख्यमंत्री जी के समन्वय था, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का बनना, अयोध्या धाम का निर्माण होना, मथुरा का एक डेवलपमेंट अथॉरिटी बना के उसका डेवलपमेंट प्रोसेस को शुरू करना, नैमिषारण से लेकर विंध्यवासी तक, आज पर्यटन की दृष्टि से, धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से एक आय का बड़ा जरिया बन रहा है। आज एशिया का सबसे बड़ा जो एयरपोर्ट है जेवर, वो आपके उत्तर प्रदेश में खुल रहा है। और आज जेवर हवाई अड्डे के बनने के बाद जो आय है उत्तर प्रदेश की, मैं समझता हूं कि अभी जो हमारी आय है उसका 1/4 आय जो है वो जेवर हवाई अड्डे के बाद हमारी शुरू हो जाएगी। तो कह सकते हैं कि आर्थिक समृद्धि की ओर हमारा उत्तर प्रदेश आगे बढ़ा है। इसलिए लोगों का आकर्षण कानून व्यवस्था से लेकर शैक्षिक व्यवस्था तक में लोगों का विश्वास बढ़ा है। तो बदला हुआ उत्तर प्रदेश जो हम बोलते हैं वो इसी कारण से बोलते हैं। सर, क्योंकि आपने खुद भी शिक्षा महकमा संभाला है और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम भी आप रहे, अभी पिछले कुछ दिनों में नीट में पेपर लीक का मामला, कई और भर्ती में जो है लीक का मामला, कभी किसी परीक्षा में धांधली, इसको लेकर क्या कहेंगे? सरकार इस पर किस तरीके से काम देखिए, क्योंकि... ये पारदर्शी सरकार है। पहले घटनाएं होती थी उनकी चर्चा भी नहीं करते थे, और चर्चा होती थी तो उसको नजरअंदाज करते थे। आज छोटी सी भी शिकायत आती है तो हमारी सरकार उस पर कार्रवाई करती है। नकल विहीन परीक्षा उत्तर प्रदेश की पहचान बना रहा है। और आपको नहीं, दूसरे देशों ने हमारी नकल करी। उत्तर प्रदेश में जब मैं शिक्षा मंत्री था, इस पर सिने जगत ने पिक्चर बनाई कि नकल विहीन परीक्षा कैसे हुई। एक भी विद्यार्थी शिक्षक गिरफ्तार नहीं हुआ और सभी जगह पर नकल विहीन परीक्षा हुई। क्यों? क्योंकि माध्यमिक शिक्षा में और उच्च शिक्षा में, माध्यमिक शिक्षा में 2.5 महीने परीक्षा चलती थी जो अब 12 दिनों में हो रही, अब 14 दिनों में हो रही। पेपर का पैटर्न आज प्रोफेशनल अप्रोच वाला व्यवसायिक दृष्टिकोण से बन रहा है। आज कॉपी में डिकोडिंग हो रही है। सारी सतर्कताएं हमने बरती हैं और अभी मुख्यमंत्री जी ने तो 1 करोड़ का जुर्माना और 10 साल की कैद भी कर दी है। यानी अब जो माफिया हैं वो किसी प्रकार की धांधली करने में वो कई बार सोचेंगे, और अगर पकड़ गए तो उनकी कई पीढ़ियां नकल ना करने का, पेपर लीक ना करने का वो संकल्प लेंगी। सर, जब हम विजन ऑफ यूपी की बात करें, न्यू विजन ऑफ यूपी की बात कर रहे हैं,
तो युवाओं के लिए क्या आप ये मानते हैं कि जब रोजगार की बात आएगी तो स्किल डेवलपमेंट, ओडीओपी और ये तमाम तो आप लोगों के प्रयास हैं ही, लेकिन पर्यटन के क्षेत्र में क्या ये मानकर चलें कि युवाओं के लिए अपार संभावना है इस दिशा में? देखिए, पहली चीज तो आप ये जानिए कि 7 साल में 6.5 लाख से ऊपर सरकारी नौकरी आजादी के बाद का अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। 3.5 करोड़ लोगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में, चाहे वो आपका मोबाइल की फैक्ट्री का रहा हो, आईटी सेक्टर का रहा हो, चाहे आपके जो इन्वेस्टमेंट प्रोसेस बढ़े हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज आई हैं, या कोई और रहा हो, हमारे रोजगार अप्रत्यक्ष रूप में 3.5 करोड़ बढ़े हैं। और कोई भी प्रदेश, मैं कॉमर्स का प्रोफेसर हूं, मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि डेवलपमेंट अगर कहीं पर इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है, जैसे सड़कें हमारी वहां हाईवे बन रहा है, हमारे वहां 17 एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, हमारे वहां मेट्रो बन रहा है, हमारे वहां 2 की जगह 20 एयरपोर्ट बन रहे हैं, हमारे रेलवे स्टेशनों का पूरी के तरीके से उनका ओवरहालिंग हो चुका है। तो जहां इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक होता है वहां 3.5% की जो ग्रोथ है वो अपने आप बढ़ जाती है। तो उत्तर प्रदेश इस मामले में आज ही इसका समाचार आया है कि जो सबसे जिसको कहें स्ट्रांग इकोनॉमी वाला जो प्रदेश बना है, आज नंबर 2 भारतवर्ष में वो स्थान हमारे उत्तर प्रदेश को मिला है। मैं कह सकता हूं कि ये एक ऐसा क्रम है जिसमें मुख्यमंत्री का परिश्रम और प्रधानमंत्री का मार्गदर्शन सोने में सुहागा बनकर काम कर रहा है। सर, आप लोगों ने बड़े अथक प्रयास किए हैं उत्तर प्रदेश को और आगे बढ़ाने के लिए, नीति नियत भी अच्छी है, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा क्या रहा कि मिशन 80 का जो टारगेट आप लोगों ने रखा था उसको अचीव नहीं कर पाए इस बार? देखिए, मैं इसको यूं कहूंगा कि लगातार तीसरी बार एक व्यक्ति के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से सरकार बनी, नंबर 1। नंबर 2, बीजेपी का वोट प्रतिशत कम नहीं हुआ। 2022 में विधानसभा में 41% मिला था, हमको अब की भी 41% मिला, यानी जनता के जनादेश में कमी कहीं नहीं है, नंबर 1। समाजवादी पार्टी नंबर 2 पर आई है और वो 33% के आसपास है, हमसे लगभग वो 8 से 9% के आसपास वो कम है, अभी वो नंबर 2 पे है। अब कमी कहां पे आई? जो तीसरी पार्टी चलती थी उन पार्टी को वोट नहीं मिला, और पर्टिकुलर लोकसभा की सीट का जो इक्वेशंस थे उनके आधार पर हमने पिछली बार भी इतनी मत प्राप्त किए थे, लेकिन हमारी सीटें ज्यादा थी। इस बार भी हमने उतनी सीटें मत प्रतिशत प्राप्त किया, लेकिन हमारी सीटें जो लोकल इक्वेशन थे उसके कारण कम हुई। जहां पर कमी है उसको हम पूरा करेंगे। और आज ही माननीय मुख्यमंत्री जी का जो एक उद्बोधन रहा है, मैं समझता हूं अद्भुत था, और अपने जीवन का हिस्टोरिकल अगर कहें संबोधन आज वो नड्डा जी का था। कार्यकर्ताओं में दुगना जोश है और बीजेपी का कार्यकर्ता सीखता है अपनी जीत से भी, और अपनी कमी कहीं होती तो उससे भी सीखता है, और दुगने उत्साह से हम 2 सीट 1980 में हमारे पास थी, आज 22 राज्यों में हमारी सरकार है। आज अगर आप देखो तो सबसे ज्यादा एमएलसी, सबसे ज्यादा महापौर, सबसे ज्यादा सांसद, सबसे ज्यादा राज्यसभा सदस्य, सबसे ज्यादा सरकारें आज बीजेपी की हैं, और इसलिए हम कैडर बेस्ड पार्टी हैं, और मैं कह सकता हूं कार्यकर्ताओं के बल पर जल्दी उस कमी को हम पूरा करेंगे। अच्छा सर, ये देखा गया कि जैसा आपने जिक्र किया कि बीजेपी विफलताओं से भी सीखती है, यहाँ का कार्यकर्ता हर बार सीखता है, तो अभी विफलता रही एक तरीके से ये कि यूपी में जो टारगेट विफलता नहीं कहेंगे, इसको पॉलिटिकल इक्वेशंस का फेवर में ना होना कहेंगे। पॉलिटिकल, क्योंकि अगर हमारी विफलता होती तो हमको 41 से कम मिलते। हमको जो वोट देने वालों की संख्या है वो बरकरार है, पहले से बढ़ी है। तो सीटों का इक्वेशन है कि तीसरी पार्टी बहुजन समाज पार्टी या कोई और पार्टियों को वोट नहीं मिला, ये एक इक्वेशन बिगड़ा, उसके कारण हमारी सीटें कम हुई। पिछली बार इन्हीं में हमारी सीटें ज्यादा हुई थी। अच्छा, मैं इसमें ये जानना चाह रही हूँ, जो मेरा सवाल था ये कि इस बार चलिए जो भी रीजन रहा, जो भी आप लोगों ने मुकाम तक किया था उसको हासिल नहीं कर पाए, लेकिन अब क्योंकि उपचुनाव एक नया चैलेंज है, एक मुकाम को हासिल किया है, कांग्रेस मुकाम को हासिल नहीं कर पाई,
लगातार तीसरी बार फेल होने वाली एक व्यक्ति के नेतृत्व में, लगातार तीसरी बार फेल होने वाली पार्टी का नाम है कांग्रेस, लगातार तीसरी बार एक व्यक्ति के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनाने वाली पार्टी का नाम है बीजेपी। नहीं, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, तीसरी बार सरकार बनाने वाली पार्टी है बीजेपी, लेकिन फिर मैं वो कहूंगी कि जो 80 का टारगेट रखा था वो अचीव नहीं हुआ। पर चलिए मैं सवाल पर आ रही हूँ। सवाल ये कि अब उपचुनाव के लिए क्या इसको तैयारी है? बड़ा आश्चर्य है, 4 जून को वो मोदी मुक्ति दिवस मना रहे थे। कौन लोग? जो परीक्षा में फेल हो गए थे, जिनको 99 यानी 3 अंकों में जो नहीं आए थे, वो जश्न मना रहे थे। जो केंद्र में तीसरी बार लगातार सरकार बना रहे थे, वो कार्यकर्ता मायूस क्यों थे? मैं हमेशा फर्स्ट आया हूं, अपनी बात बता रहा था। बीकॉम प्रीवियस में मेरे टॉप के नंबर से सेकंड नंबर में आया था। फर्स्ट था, लेकिन मैं सेकंड टॉपर था। मेरे घर वाले समझते थे मैं टॉप करूंगा, मिठाई आ गई, लड्डू आ गया, प्रसाद आ गया, आतशबाजी भी रखी थी कि टॉपर घोषित होगा तो हो जाएगा। मेरे पड़ोस में गुप्ता जी रहते थे, उनका बेटा था, वो कभी पास नहीं होता था। अब अचानक क्या हुआ कि मेरे वहां मैं सेकंड टॉपर बना। सेकंड टॉपर बनने पे क्या किया कि घर वाले भी रोने लगे, मैं भी मुंह छुपा कर रो रहा था, भगवान को भी प्रसाद नहीं चढ़ा, घर को दरवाजा बंद करके बैठ गए जैसे कोई बहुत बड़ा शोक आ गया। और मेरे सामने वो आतशबाजी जल रही थी और पड़ाके दग रहे थे। क्यों दग रहे थे? कि वो फेल होने की जगह वो 3rd डिवीजन पास हो गए। तो वही दशा है कि जो 3rd डिवीजन पास हो गया वो जश्न मना रहा था कि इतना बड़ा नेतृत्व, करिश्माई नेतृत्व। टेलीविजन पर चर्चा उनके करिश्माई नेतृत्व की चल रही है, जो लगातार 3 बार हारे और 100 का आंकड़ा जो नहीं पूरा किए। कौन? जो कांग्रेस देश की आजादी में थी, जो 3/4 बहुमत से सरकारें बनाया करती थी, वो लगातार तीसरी बार 99 के अंक से ऊपर नहीं बढ़ पाई। और लगातार एक ही व्यक्ति के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बन रही है। उस पर प्रश्न चिन्ह लगाकर पूछा जाता है कि आप क्यों हार गए? हारे नहीं है, हारे वो हैं हम अपने जो हमने लक्ष्य रखा था उससे थोड़ा कम रह गए, अगले बार उसको पूरा कर लेंगे। तो उपचुनाव के नतीजों को लेकर क्या कहेंगे? उपचुनाव में क्या परफॉर्मेंस रहने वाली है बीजेपी की? हम जीतेंगे। बीजेपी कभी हार नहीं मानती, वो हार से सीखती है, या कमी जहां होती है उससे भी सीखती है, और जब जीतती है तो भी सीखती है। हमारा सीखने का क्रम जारी है, कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार है, और कार्यकर्ता अब दुगनी ताकत से लगने वाला है। और मैंने बताया ना कि लैया चना खा के घरों को बेच कर लोगों ने अपने सैलरी का पैसा लगा कर जनसंघ और बीजेपी को बनाया है। इसलिए इस पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो किसी भी चीज से प्रभावित होने वाला नहीं है। और जनता में इस बात का साफ संदेश है कि काम कोई करेगा तो बीजेपी करेगी। लेकिन सुना है कि एक तरफ उपचुनाव और उससे पहले आपके जो सहयोगी दल हैं वो आंखें तरे रहे हैं, प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ऐसा है क्या? अब वो जमाने गए प्रेशर पॉलिटिक्स के। वो प्रेशर पॉलिटिक्स जब किया करते थे जब कमजोर नेतृत्व हुआ करता था। इस समय शेर के रूप में दहाड़ने वाला नेतृत्व है योगी बाबा का भी और केंद्र में मोदी जी का भी। अब प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं चलेगी, प्रेशर उनके ऊपर होगा हारने का, प्रेशर उनके ऊपर होगा कि उनकी दाल गलने वाली नहीं है। योगी जी पर प्रेशर नहीं हो सकता, मोदी जी पर प्रेशर नहीं हो सकता। ये आजकल आप लोग इतना आपातकाल क्यों कर रहे हैं? क्या चीज? आपातकाल का जिक्र इतना ज्यादा हो रहा है, इंदिरा गांधी नहीं, लगा। वो एक लाल रंग की किताब को संविधान का कह के लाल रंग के संविधान की छोटी सी कॉपी को लेकर जो प्रचारित करने वाले लोग हैं, कौन लोग हैं? संविधान दिल में रखने वाला है, संविधान सम्मान करके उसके अनुसार चलने वाला है। ये संविधान देश के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी के लिए है। लेकिन वो लाल किताब को घुमा कौन रहा है? जिसने संविधान का उल्लंघन किया, किसने किया? उन्होंने मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री, राहुल जी कोई पद पे नहीं, उन्होंने विधेयक निकाला, प्रेस के सामने लेके फाड़ दिया। ये संविधान का उल्लंघन हमने किया क्या? कितने सिख, इंदिरा जी की मृत्यु हुई, कितने सिखों का नरसंहार हो गया दिल्ली में, और कहते हैं पेड़ गिरेगा तो कुछ न कुछ तो दब के उसके हादसा होगा। ये जवाब दिया। इस संविधान का उल्लंघन किसने किया? कि जो जाति के आधार पर वहां पर है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको समान समझे, ये मोदी जी ने किया कि राशन मिलता है तो जाति और धर्म पूछकर नहीं मिलता। लेकिन उन्होंने क्या किया
कि 4% जानते थे कि मुस्लिम बंधु को ये आरक्षण नहीं दे सकते, केवल वोट के लिए ओबीसी और एससी का आरक्षण काट के। संविधान कहता है कि धर्म के आधार पर नहीं दे सकते, और आपने धर्म के आधार पर इसलिए दिया कि वो स्टे हो जाएगा, लेकिन वोट चुनाव में मिल जाएंगे। इसलिए संविधान की रक्षा का आज दिन है। और संविधान में 92 बार इन्होंने जो प्रदेश की सरकारें थी उनको बर्खास्त किया, 52 बार इन्होंने संविधान में संशोधन किया। ये किस मुंह से संविधान की सुरक्षा की बात करते हैं? इन्होंने अफवाह उड़ाया कि 400 सीटें आ गई बीजेपी की तो बीजेपी संविधान बदल देगी, और इस दुष्प्रचार को उन्होंने घर घर, जो खासतौर से हमारे अनुसूचित बंधु थे उनके वहां फैलाया। और क्यों फैलाया? जिन्होंने अंबेडकर जी को मंत्री नहीं बनने दे रहे थे, जो अंबेडकर जी को सांसद नहीं बनने दे रहे थे, आज ये ईवीएम चिल्लाते हैं। ईवीएम का चिल्लाते क्यों हैं? कि नेहरू जी ने अंबेडकर जी को 2 चुनाव में नहीं खड़ा होने दिया, उनके खिलाफ सभा किया, उनको चुनाव में हराया। दूसरे चुनाव में तो कहते हैं कि 78,000 वोट इनवैलिड कर दिए गए, और अंबेडकर बाबा साहब हारे कितने से? 14,000 से। उस समय सब छाप करके अगर वो जीते भी हैं तो उसको इनवैलिड कर दो, और बाबा साहब को हरा दिया। जो बाबा साहब को हरा देते हैं कि दलित वोट बैंक निकल ना जाए, वो आज संविधान की रक्षा करेंगे। संविधान की रक्षा वो करेंगे जिन्होंने बाबा साहब के नाम पर पंचतीर्थ बनवाए। मोदी जी ने जहां लंदन में पढ़ते तो उसको भी खरीद के उनका स्मृति स्थल बना दिया। आज 5 जगह जहां पैदा हुए थे, जहां शिक्षा की थी, जहां दीक्षा ली थी, सब जगह उनका स्मारक बना है। बीजेपी ने पिछड़ा वर्ग का संवैधानिक आयोग को दर्जा दिया है। ये पिछड़ों की बात करते हैं। पिछड़ों के बाद में एक ही परिवार के 5 लोग बन जाएंगे। वही जात में भी परिवार, वो परिवारवादी लोग हैं। बीजेपी जो है वो कार्यकर्तावादी पार्टी है, इसलिए इनकी तुलना राजनीतिक मंतव्यों में नहीं हो सकती। एक सवाल और अवनीश जी की तरफ से। नहीं सर, मैं 2-3 चीजें ही समझना चाहता था। एक तो आप लोगों ने चुनाव का विश्लेषण किया ही होगा, पूजा ने आपसे सवाल पूछा ही था। जो विश्लेषण हुआ इसमें एक बात कही गई कि कार्यकर्ता एक तो नाराज रहे या उदासीन रहे। दूसरा सवाल ये आया कि दूसरे दलों से आने वाले लोगों को बड़ा प्रमोट किया गया बीजेपी में, और इससे भी कार्यकर्ता हतोत्साहित हुआ। तो एक तो जो आने वाले 10 उपचुनाव हैं, पार्टी आश्वस्त करेगी कार्यकर्ताओं को कि बाहर से आए हुए दल बदलुओं को टिकट, क्योंकि इस बार बाई इलेक्शन में भी आपके दल बदलू ज्यादातर चुनाव हार गए, इसलिए सवाल है। अब आपने कहां से रिपोर्ट पाई है, कहां से समीक्षा हुई है? मैं पार्टी में एक प्रमुख स्थान रखता हूं। अगर कोई समीक्षा रिपोर्ट आई होती तो मुझे पता चलता। पहली बात तो ये समीक्षा रिपोर्ट की बात अवनींद्र जी ऐसे वरिष्ठ पत्रकार के उसे मुझे सत्य नहीं लगती। और दूसरी बात, बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी में बार बार रट रहा हूं, और कैडर बेस्ड पार्टी में कार्यकर्ता केंद्रीय नेतृत्व का आह्वान देखता है, निर्देश देखता है। वो अपने से बड़ा संगठन को और संगठन से बड़ा देश को मानता है। इसलिए इस प्रकार की घटनाएं दूसरे दलों में होती हैं। किसी दलों में एक ही घटना में बताऊं, मैं उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष था, और उत्तर प्रदेश में मैं यूथ का 3 बार मैं अध्यक्ष रहा, और मेरे वहां एक वार्ड का छोटे से कार्यकर्ता ने आपस में झगड़ा कर लिया। बस झगड़े में एक दूसरे को धक्का दे दिया, मारपीट भी नहीं किया। और उसी दिन की घटना थी कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सीताराम केसरी जी से उनको गिरा दिया था उनके कार्यकर्ताओं ने, कांग्रेस के, और उनके कपड़े तक को अस्त व्यस्त हो गया था। वो घटना घटी, उनकी खबर इतनी सी छपी, और मेरे जो उस जिले में मेरे घटना घटी तो राष्ट्रीय अखबार के पहले पेज पे उड़ी कि बीजेपी के जो अनुशासन की धज्जियां उड़ी। मैंने उन पत्रकार महोदय को हाथ जोड़कर पूछा कि भाई आप तो इतना निष्पक्ष व्यक्ति थे, इतनी बड़ी हेडलाइन लगा दी, जबकि केवल कहा सुनी हुई थी। उसमें आपने कहा कि संगठन की धज्जियां उड़ गई, कांग्रेस में मारपीट हुई, कार्यकर्ताओं में लाठियां चली, और कार्यकर्ताओं से गाली गलौज हुआ। उसको आपने एक कॉलम में दिया। बोले शर्मा जी आपके घर में, वैसे उन्होंने कहा मैं तुलना नहीं कर रहा हूं, किसी नेता की जानवर से नहीं कर रहा हूं। ये बात उन्होंने मुझसे पत्रकार महोदय ने कही। बोले शर्मा जी आप जाते हो तो आपके वहां कुत्ते हैं? मैंने कहा निश्चित रूप में घर में भी हैं और सड़क पे भी रहते हैं। बोले वो आपको किसी को काटते हैं? हम कहा जाहिर सी बात, उनका काम काटना है, वो काटेंगे। बोले आपने सुना कि आपकी गली में किसी व्यक्ति ने कुत्ते को काट लिया?
हमने कहा आदमी कुत्ते को कैसे काट ले सकता है? अगर आदमी कुत्ते को काट ले तो बोले कि आदमी अगर कुत्ते को काटे तो समाचार है, कुत्ता आदमी को काटता है तो ये सामान्य प्रक्रिया है। तो मैंने कहा इसका अर्थ क्या हुआ? उन्होंने बोला कि दूसरे दलों में झगड़ा हो, लाठी चले, डंडा चले, गाली गलौज, तो यह तो वहां होता ही, ये सामान्य बात है। लेकिन बीजेपी अनुशासित पार्टी है, उसमें जरा सी भी कहा सुनी होगी तो ये समाचार है। इसीलिए तो हम लोग पूछ रहे हैं सवाल कि चुनाव के बाद कई जगहों पर इस तरह का विवाद हुआ, कुछ नेताओं के भी नहीं हुआ स्टेटमेंट आए। अवनीत जी, नहीं हुआ, और आप चाहोगे तो भी नहीं होगा। बीजेपी में विवाद नहीं, संवाद होता है, और संवाद से जो विषाद होता है वो समाप्त होता है। तो अब समाप्त हो गया है। हमारे वहां था ही नहीं तो समाप्त कैसे होता है? जब होगा तब समाप्त होगा ना। हमारे पास शुरुआत नहीं हो सकती। तो 10 सीटें आप जीतने जा रहे हैं। हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे और जीत का लक्ष्य हम बड़ा रखते हैं, हम छोटा नहीं रखते। बड़ा लक्ष्य और बड़ा हृदय लेकर बीजेपी काम करती है। जैसे 400 पार रखा था। 400 लक्ष्य छोटा थोड़ी रखना चाहिए। अब्दुल कलाम साहब कहते थे कि लक्ष्य बड़ा रखो और उस लक्ष्य के पीछे भागो। किसी ने सोचा था कि बीजेपी अपने बल पर जो 2 सीट पाई है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से, वो अकेले बल पर 289 सीटें पाके वो सरकार बनाएगी। किसी ने सोचा था 330 सीटें बीजेपी अपने बल पर पाएगी, सरकार बनाएगी। किसी ने सोचा था कि एनडीए तीसरी बार लगातार सरकार बनाएगी। हुआ ना, ये बीजेपी कार्यकर्ताओं के कारण हुआ। पर सर आप लोग कहते हैं ना, एक आखिरी चीज बस पूछ लेता हूँ पूजा, मैं आपके सवाल का जवाब सर आपने पूरा नहीं दिया था। जो नीट और इन सब के पेपर लीकेज की बात हुई थी तब बाद आपने एक स्टेटमेंट दिया था राज्यसभा के अंदर, और जो प्रणाली आपने उत्तर प्रदेश में लागू की थी उसका विश्लेषण किया था वहां आपने, किस तरीके से इसको देखिए, मैंने प्रकाश जावड़ेकर जी ने किया था जो पहले शिक्षा मंत्री थे। जब मैं शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश का था तो प्रकाश जावड़ेकर जी केंद्र में शिक्षा मंत्री हुआ करते थे। मैंने जो अभी भारत सरकार ने जो ऑर्डर निकाला है नीट के बारे में, जो कानून बनाया है, वो हमने ऑलरेडी उत्तर प्रदेश में बनाया था, लगभग वही बनाया था, और उसके आधार पर उस पर यहां पर रोक लगी थी। और मुझे लगता है कि भारत सरकार ने जो बनाया है कानून, कड़ा कानून, और उत्तर प्रदेश सरकार ने उससे भी कड़ा कानून बना दिया, तो अब हर चीज नीट एंड क्लीन ये होगा। पर सर आप तो कहते हैं ना कि हम जो कहते हैं वो करते हैं, तो इस बार फिर आप 10 की 10 सीटों की बात क्यों नहीं कर रहे? वो दावा जैसे 400 हम बात कर रहे हैं ना कि हम मैक्सिमम, थोड़ा बहुत तो विपक्ष को भी जिंदा रखना है ना। हाँ, थोड़ा बहुत दे देंगे उनको, लेकिन हम मैक्सिमम जीतेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया सर बातचीत के लिए और भारत 24 के इस मंच पर आने के लिए।